हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट में 130 क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो पहले आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एमआर कर्व इज़ अ फीचर ऑफ, यानी कि जो एमआर कर्व है ये बोल रहा है कि अगर वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है तो ये कौन से मार्केट का फीचर है। तो ये मोनोपोली हो गया, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, इसमें एमआर कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और एमआर कर्व और एआर कर्व कुछ इस तरीके से रहते हैं, एआर और उससे कम रहता है आपका एमआर, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, इफ़ ए आर डिक्रीजेज विद आउटपुट एम आर विल बी, जैसे जैसे आउटपुट को आप बढ़ाते जा रहे हैं एवरेज रेवेन्यू आपका कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जो आपका एम आर रहेगा वो लेस देन ए आर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, एट द रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल फॉर अ मोनोपोलिस्टिक। रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मोनोपोलिस्ट को सबसे अधिक रेवेन्यू मिल रहा है, उस आउटपुट लेवल पे उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है। तो ये कौन से पॉइंट पे रहेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1, एम आर इज़ ग्रेटर देन AR, MR इज इक्वल टू MC एंड डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, चाहे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं या फिर आउटपुट लेवल की बात करते हैं, तो हमेशा MR और MC के बारे में डिस्कशन होता है। तो MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये दो कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, फॉर अ लीनियर डिमांड कर्व। एक लीनियर डिमांड कर्व है, MR इंटरसेक्ट द क्वांटिटी एक्सिस, यानी कि जो डिमांड कर्व है MR उसको कहाँ पे कट करेगा? तो एट द सेम पॉइंट एज AR, एवरेज रेवेन्यू पॉइंट जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी पॉइंट पर MR भी कट करेगा डिमांड कर्व को, अगर वो लीनियर डिमांड कर्व है तो। क्वेश्चन नंबर 135 है, एवरेज रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स, AR किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मार्जिनल एडिशन टू रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जितना आप आउटपुट लगाते हैं, आउटपुट होता है उस पर टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है उसको डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 136 है, मार्जिनल रेवेन्यू इज, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? द चेंज इन टोटल रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड। जैसे जैसे आप यूनिट सोल्ड करते जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, और उसे एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन इन टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 137 है, व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1 है। AR एंड MR आर इक्वल, MR इज पॉजिटिव, MR इज 0 एंड MR इज नेगेटिव। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा तो उस टाइम पे MR और AR के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो MR आपका क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, अंडर इन इलास्टिक डिमांड द प्राइस इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू। इन इलास्टिक डिमांड है और उसमें अगर प्राइस को इंक्रीज किया जा रहा है तो टोटल रेवेन्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा? टोटल रेवेन्यू और प्राइस में सीधा संबंध होता है। अगर आपका जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक डिमांड होने का मतलब क्या है कि प्राइस में आप कोई भी चेंज करते रहेंगे आपका डिमांड चेंज नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा? टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे प्राइस को इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्हेन MR इज 0 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अगर MR 0 है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा? तो इसमें रिलेशन होता है MR AR और इलास्टिसिटी में MR इज इक्वल टू AR ब्रैकेट में E माइनस 1/E। ये फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं तो MR की वैल्यू आती है। अब बोला है कि MR 0 है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो ये होता है आपका 1। अगर E की जगह पे हम लोग 1 की वैल्यू पुट कर दें और आप सॉल्व करेंगे तो AR मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो MR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो आप इसको चाहें तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, प्लस कई सारे पॉइंट्स हैं इससे कि जैसे MR इज इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 2 है तो MR की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 है, इफ़ AR इज़ कांस्टेंट MR क्या होगा? अगर एवरेज रेवेन्यू आपकी कांस्टेंट है, जैसे
पहला यूनिट आपने बेचा, दूसरा यूनिट बेचा, तीसरा यूनिट बेचा, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट से आप जब डिवाइड करते हैं तो आपकी एवरेज रेवेन्यू आती है। और एवरेज रेवेन्यू बोल रहा है कि चेंज ही नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं होगा तो एम आर क्या होगा, इक्वल टू ए आर होगा। जितना ए आर रहेगा उसी के बराबर पर रहेगा। एक चीज़ आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या रहता है, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है, और एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होने की वजह से जो एम आर होता है इक्वल टू ए आर रहता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, फॉर अ मोनोपोलिस्ट ए आर कर्व इज ऑल्सो, एक मोनोपोलिस्ट है तो ए आर कर्व इज ऑल्सो द, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। किसी भी फर्म का जो ए आर कर्व होता है वो उसका डिमांड कर्व भी रहता है, और जो एम सी कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व रहता है, उसे हम लोग सप्लाई कर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन, टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमाइज होता है, ए आर जीरो हो जाता है, ए आर मैक्सिमम हो जाता है, एम आर जीरो होता है या एम आर मैक्सिमम होता है। तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है, जब एम आर इज़ ज़ीरो, और एम आर जैसे ही नेगेटिव होता है आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है वो डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट द ए आर कर्व इज, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है यानी कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है तो उस टाइम पे ए आर कर्व क्या होगा, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144 है, व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो उस टाइम पे आपका जो एम आर होता है वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, अंडर मोनोपोली द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज, मोनोपोली का कंडीशन है वहाँ पर एम आर कर्व किस तरीके से रहता है, अबव द ए आर कर्व, कॉन्साइडिंग विद द ए आर कर्व, बिलो द ए आर कर्व, और इंडिपेंडेंट ऑफ ए आर कर्व। तो ये क्या रहता है, बिलो द ए आर कर्व। अगर आपका ए आर कर्व यहाँ है तो उसके हाफ पर एम आर कर्व रहता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि मोनोपोली हो गया चाहे मोनोपोलिस्ट हो गया, बिलो द ए आर कर्व होता है, लेकिन वहीं पर जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात होती है तो ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, इफ़ डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक टोटल रेवेन्यू विल बी, अब क्या बोला है कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीजेज एज रेवेन्यू इंक्रीजेज, डिक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजेज एज क्वांटिटी इंक्रीजेज। तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब आप प्राइजेस को बढ़ाते जाएंगे चाहे घटाते जाएंगे उसके हिसाब से आपके डिमांड पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्राइस इलास्टिसिटी अगर आपकी इन इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जैसे जैसे आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बढ़ते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 147 है, इफ़ ए आर फॉल्स एट एन इंक्रीजिंग रेट एम आर विल बी, अगर ए आर इंक्रीजिंग रेट पे फॉल कर रहा है मतलब डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो एम आर क्या होगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी ज़ीरो और इक्वल टू ए आर, तो वो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 148 है, अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर ए आर एंड एम आर कर्व ओवरलैप, ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड करते हैं, तो ये होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 149 है, इफ़ अ फर्म्स ए आर कर्व इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक एम आर विल बी, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ए आर कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और एम आर किसको दिखाता है, परिवर्तन को, एडिशन को दिखाता है। तो अगर एवरेज रेवेन्यू में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो आपका एम आर कर्व कैसा होगा, ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, यूटिलिटी रिफर्स टू, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई वांट्स, किसी भी मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति करने की जो उसके अंदर एबिलिटी रहती है उसे हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, यूटिलिटी इंक्रीजेज विद कंजम्पशन, एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीजेज एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम, जैसे जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप यूनिट को बढ़ाएंगे उसकी जो यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है। क्वेश्चन नंबर 152 है, टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमाइज्ड व्हेन, टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम पे रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी इज़ जीरो। तो जो टी यू है वो मैक्सिमम पॉइंट पे रहती है तो उस टाइम पे जो एम यू है वो ज़ीरो पे रहती है। क्वेश्चन नंबर 153 है, बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड व्हेन, अब बोला है कि अगर बजट लाइन है वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट करे, ये शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह जा रही है, ऐसा कब होता है, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आते हैं, तो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ बढ़ रही है यानी कि कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 154 है, विच फार्मूला रिप्रेजेंट्स द
इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में क्या बताया जाता है, MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। अगर दो प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिवाइडेड बाई उस पर स्पेंड किया हुआ प्राइस हमेशा दूसरे वाले गुड्स की यूटिलिटी और उसके डिवाइडेड बाई प्राइस के बराबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है परफेक्ट सब्सटीट्यूट इन एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्रोड्यूस कर्व्स दैट आर। परफेक्ट सब्सटीट्यूट है दो प्रोडक्ट, उसमें जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, तो वो बनेगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनती है वो उस टाइम पर। और एल शेप्ड कब बनती है, जब प्रोडक्ट आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर रिप्रेजेंटेड बाई। अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूर्ण रूप से एक दूसरे की पूरक है। परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि पूर्ण स्थानापन्न, यानी कि जैसे ब्रेड है और नमकीन है, दोनों एक दूसरे की जगह पे जब हम लोग या तो ब्रेड खाएं तब भी हमको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी, नमकीन खाएं तब भी हमको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी। तो दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, चाहे हम ब्रेड का प्रयोग करें चाहे नमकीन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे टी एंड कॉफ़ी होता है। और परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ ही किसी आवश्यकता को पूरा करेंगे। जैसे कार और पेट्रोल है, तो उसमें बोला है कि अगर दोनों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उस टाइम पे इंडिफरेंस कर्व आपका कैसे बनेगा, तो वो बनेगा एल शेप्ड कर्व का। इसके पहले क्वेश्चन में भी यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 157 है द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन द डिमांड फॉर अ गुड कीपिंग सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट इज कॉल्ड। अब क्या बोल रहा है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हुए हैं या फिर उसमें चेंजेस हुए हैं तो उसके डिमांड में भी चेंज हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अगर कस्टमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को बराबर करते हुए किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके डिमांड में चेंज करता है तो उसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 158 है व्हेन अ गुड बिकम्स इन्फीरियर। जब कोई प्रोडक्ट इन्फीरियर क्वालिटी का होता है और कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी की गुड है उसका कंजप्शन डिक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 159 है इफ़ द प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स वाइल इनकम एंड अदर प्राइजेज रिमेन कॉन्स्टेंट द बजट लाइन। अब क्या बोल रहा है कि जब किसी एक प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ बोला है कि कंज्यूमर की इनकम बराबर है, बाकी जो भी अदर प्राइजेस हैं वो सब कांस्टेंट हैं, तो बजट लाइन में क्या प्रभाव पड़ेगा, शिफ्ट इनवर्ड, आउटवर्ड, रोटेट्स आउटवर्ड और रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब भी प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंज होते हैं तो हमेशा मूवमेंट होता है, तो ये रोटेट करता है। रोटेट को हम लोग दूसरे शब्दों में मूवमेंट बोलते हैं, तो वो रोटेट करता है आउटवर्ड की तरफ। शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस होंगे तब वो शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने का मतलब है कि बदल जाएगा, चाहे वो अंदर की तरफ आ जाएगा अगर उसकी इनकम कम होती है, और बाहर की तरफ चल जाएगा अगर उसकी इनकम बढ़ती है। तो शिफ्ट इनवर्ड और आउटवर्ड कब होगा, जब कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आएंगे। और वो रोटेट करेगा या मूव करेगा आउटवर्ड या इनवर्ड जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 160 है अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी क्या बोला है कि 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें बोला है कि सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी। तो सबसे पहले आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ डिमांड आया था, फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व आया था, और लास्ट में आया था आपका रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अगर आप कौन से ईयर में ये सारी थ्योरीज दिए हुए हैं अगर आपको ये पता होगा तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 160 का हो जाएगा ABCD, ये है आपका ABDC, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है, दे आर अपवर्ड स्लोपिंग, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो ये सही है। दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना अधिक सेटिस्फैक्शन लेवल को प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 162 है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दिया था, तो पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 163 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या एजम्पशन नहीं है, कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी, नॉन सेटिएशन और गिफन बिहेवियर। तो इसमें गिफन बिहेवियर कोई भी एजम्पशन नहीं है, बाकी ये तीनों इसके बिहेवियर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 164 है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो अब ये बोल रहा है कि कौन से केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेसेसिटी हो गई, चाहे लग्जरी गुड हो गया, चाहे इन्फीरियर गुड हो गया, इन सब पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का काम करता है। लेकिन जो एडिक्टिव गुड्स होते हैं कि जिसका कंजप्शन आप लेते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो आपको और सेटिस्फेक्शन देते रहता है, तो ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि फॉर एडिक्टिव गुड्स सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज इनडेफिनेटली एज कंजप्शन इंक्रीजेज। जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है तो उसे जैसे जैसे वो एक एडिक्टिव चीज़ है, जैसे वो ड्रिंक कर रहा है उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ाएगा वैसे वैसे यूटिलिटी उसकी कम होती जाएगी, तो उस पर काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 165 है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज़ अ पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस ऑफ गुड ए इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, डिमांड ऑफ गुड बी। यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की जब हम लोग डिमांड देखते हैं तो उसे हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव किस केस में होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट ए के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा किस केस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड में। जैसे अगर मान लेते हैं चाय की जो प्राइस है वो बढ़ गई है तो लोग किसकी डिमांड बढ़ा देंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 166 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन क्या नहीं है, कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कांस्टेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंक्रीजिंग इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या एजम्पशन नहीं है, क्या मान के नहीं चला जाता है। तो ये बोलता है कि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंक्रीजिंग इनकम ऑफ कंज्यूमर। कॉन्स्टेंट टेस्ट एंड प्राइस रहेगा, जो प्रोडक्ट हैं, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड का मतलब क्या है कि उसके सब्स्टिट्यूट हो गए चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गए, उनके जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ भी काम करेगा। लेकिन जो उसके साथ साथ बोला जाता है कि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो भी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे बोला है कि इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कोई एजम्पशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 167 है द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल फॉर अ कंज्यूमर कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग का फॉर्मूला पूछा है तो ये हो जाएगा MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इज इक्वल टू MUM। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि MUM का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है X, उसके प्राइजेज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल। क्वेश्चन नंबर 168 है When the slope of the budget line changes, it indicates। जब किसी भी बजट लाइन में चेंजेस आते हैं तो वो क्या बताता है, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ गुड, नो इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंसेज, अ शिफ्ट इन इंडिफरेंस कर्व। तो ये क्या बताता है, अ चेंज इन द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। जब दो गुड्स के प्राइस रेशियो में चेंजेस आते हैं तो बजट लाइन में चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 169 है इफ़ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स द इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड विल बी। अब ये क्या बोला है कि जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो ज़्यादा है इनकम इफेक्ट से। एक चीज़ पहले ध्यान में रखिएगा। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर प्राइजेज में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर इंफीरियर गुड है तो क्या चेंजेस आएंगे, इंक्रीज इट्स डिमांड, डिक्रीज इट्स डिमांड, लीव डिमांड अनचेंज्ड और कॉज डिमांड टू फ्लक्चुएट। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो उसके डिमांड होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस उसका कम होगा उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है एंजल्स लॉ स्टेट दैट एन इनकम इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन। अगर एंजल लॉ बोलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इनकम का प्रोपोर्शन है वो किस पे स्पेंड किया जाता है, तो फूड इंक्रीजेज, नेसेसिटीज डिक्रीजेज, लग्जरी गुड रिमेन्स कांस्टेंट और फूड डिक्रीजेज। तो एंजल्स लॉ बोलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है जो बेसिक नीड्स होते हैं उस पर जो स्पेंड होता है, जो उस पर खर्चे होते हैं वो धीरे धीरे कम कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
फूड पे डिक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंजल्स लॉ एंड इनकम राइजेज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉल्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, फूड पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है कि दो द एब्सोल्यूट अमाउंट स्पेंड में राइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, इन विच सिचुएशन विल द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नॉट वर्क। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस को देख रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को देख रहे हैं। अब बोल रहा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहाँ पे काम नहीं करेगा, फॉर नॉर्मल गुड, फॉर गिफियन गुड, फॉर कॉम्प्लीमेंट गुड, फॉर लग्जरीज गुड। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा काम करता है सिर्फ गिफियन गुड को छोड़ करके। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हर जगह पे है, लेकिन जो गिफियन गुड्स होते हैं वहाँ पे इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बहुत कम होता है। बाकी जगह पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी है, इन द केस ऑफ गिफियन गुड्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ओवरवेल्म्ड बाय इनकम इफेक्ट। जो इनकम इफेक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, विच आर द फॉलोइंग मेजर्स इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू और होल डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई वाई। वाई को यहाँ पे आई से डिनोट किया है, यानी कि इनकम से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 173 है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस। जो जितने भी गुड्स हैं वो सब क्या क्या है, सिमिलर है। कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस, तो ये बोलता है कि कंज्यूमर इनकम में कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस चेंज, तो ये भी नहीं बोलता है, बोलता है कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस रहेगा, यानी कि जो उसकी पसंद रहेगी वो भी हमेशा स्थिर रहेगी। गुड्स आर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, ये भी नहीं बोलता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एज्यूम किया जाता है जो गुड्स हैं वो होमोजीनियस टाइप के रहेंगे, यानी कि एक जैसे रहेंगे। कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, इन डिफरेंस कर्व्स नेवर टचेज ईच अदर बिकॉज। बोल रहा है कि इन डिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है। हायर कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट अ बेटर कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेंड, स्लोप इज अनडिफाइंड एट टेंजियल पॉइंट, इट वॉयलेट्स द नॉन सेटिएशन एजम्पशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि नॉन सेटिएशन एजम्पशन को ये वॉयलेट करता है। अब नॉन सेटिएशन एजम्पशन क्या होता है कि कंज्यूमर डिमांड मोर ऑफ अ गुड एज इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। नॉन सेटिएशन एजम्पशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचते जाते हैं, कंज्यूमर को चाहिए होता है कि जैसे जैसे मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है मैं और अधिक अधिक गुड्स को यूज़ करता जाऊं। तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो उसे और भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो और कंज्यूम नहीं करना चाहता है, वो एक ही पॉइंट पर स्थिर रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 175 है, व्हेन कंज्यूमर मूव्स अलोंग द इनडिफरेंस कर्व टोटल यूटिलिटी। जब कंज्यूमर एक ही इनडिफरेंस कर्व पर मूव कर रहा होता है तो उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, तो वो रिमेन कांस्टेंट। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती जाती है, तो यहाँ पे जब इंडिफरेंस कर्व देखते हैं तो एक मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है, और उससे मिलने वाली जितनी जो टोटल यूटिलिटी है वो हर बिंदु पर क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 176 है, द इनकम इफेक्ट फॉर एन इन्फीरियर गुड इज। एक इन्फीरियर गुड के लिए इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंड रीइंफोर्सेस द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव एंड लार्जर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव बट स्मॉलर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड के लिए क्या रहता है, नेगेटिव होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ेंगे तो इसके डिमांड को कम कर दिया जाता है। दूसरा क्या रहता है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ये कम रहता है। यहीं पर जब गिफियन गुड की बात करेंगे तो जो इनकम इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इसका कम रहता है। इन्फीरियर गुड और गिफियन गुड में यही डिफरेंस होता है कि एक में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा रहता है, दूसरे में इनकम इफेक्ट ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 177 है, बैंडवैगन इफेक्ट इन डिमांड रिफर्स टू। बैंडवैगन रिफर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं कि भेड़ चाल, जैसे जैसे लोग चलते जा रहे हैं उसके पीछे पीछे अदर पीपल भी उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो अ कंज्यूमर्स डिमांड इंक्रीजिंग व्हेन अदर्स बाय द सेम गुड। एक ही तरीके का जो प्रोडक्ट लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या करता है, कंज्यूमर अपने भी डिमांड को बढ़ाने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178 है, वेबलिन इफेक्ट क्या होता है। तो वेबलिन इफेक्ट क्या होता है कि ये क्या करता है कि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो इसको लगता है कि स्टेटस उससे मेंटेन हो रहा है, कि अगर हम ज़्यादा महंगे प्राइजेस वाले प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो
जो कस्टमर है उसको लगता है कि ये लग्जरी प्रोडक्ट है, इससे स्टेटस मेंटेन होता है, तो वो क्या करता है, हायर प्राइसेस इंक्रीजेज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ गुड। किसी भी प्रोडक्ट के जितने हाई प्राइस रहेंगे वो उसके डिमांड को उतना ही बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 179 है, द इंडिफरेंस कर्व बिकम्स फ्लैटर। इंडिफरेंस कर्व आपका क्या हो जा रहा है, वो अगर मान लेते हैं इस तरीके से है तो वो फ्लैटर होते चला जा रहा है, इस तरीके से होते जा रहा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 है, फॉर विच गुड विल द इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन। किस तरीके के प्रोडक्ट में जो इनकम इफेक्ट रहता है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रहता है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इनकम इफेक्ट भी वैसे ही रहेगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी वैसा ही रहेगा। तो ये आपका किस में होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई सजेशन देना होगा तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।